हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा जो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स यहाँ आपको देखना होगा कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द वेव मैकेनिकल, जिसे हम क्वांटम भी कहेंगे। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द वेव मैकेनिकल क्वांटम मॉडल्स। अब ये वेव मैकेनिकल क्वांटम मॉडल्स क्या है? इट इज द मॉडर्न कंसेप्ट। और जब हमने देखा कि नील बोर का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वह प्लांक्स कांस्टेंट के बेस पे था, उन्होंने वेव मैकेनिकल थ्योरी और प्लांक्स कांस्टेंट के बेस पे उसको मॉडिफाई किया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को। उनके बाद there was some certain demerits in the नील बोर एटॉमिक मॉडल। उनके मॉडल में भी कुछ डिमेरिट्स थी। जैसे डिमेरिट्स में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर शोइंग द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन के समान 1 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के या आयंस के लिए उनका जो मॉडल था वो लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन था वो नील बोर का मॉडल नहीं दे पाया। तो इस तरह से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल। अब यहां से इसको समझाने के लिए एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने अपना एक कंसेप्ट दिया जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, वेव मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। उस कंसेप्ट के बेस पे इन्होंने अपना क्वांटम मॉडल दिया और इसके बेस पे मींस दिस वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर पहला पॉइंट क्या था? डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। डी ब्रॉगली का नेचर का किसी भी मैटर का ड्यूअल नेचर उन्होंने एक्सप्लेन किया। और सेकंड वन द हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑन दिस बेसिस, ऑन दीज 2 पॉइंट्स, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉडर्न स्ट्रक्चर या जिसे हम कहेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला था बेटा डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। डी ब्रॉगली वाज अ फिजिसिस्ट, उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने कहा कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कोई भी मैटर जो होता है, कोई मैटर पार्टिकल जो होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। लाइक द फोटॉन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोटॉन्स का मतलब होता है लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर एज वेल एज वी कैन द मैटर पार्टिकल, चाहे आप इलेक्ट्रॉन कहें, प्रोटॉन कहें, एटम कहें, मॉलिक्यूल कहें, व्हाटएवर, दे शोज द ड्यूअल नेचर। तो इन्हीं पे हम आपको आज समझाएंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन क्या है। अब अगर हम इन दोनों जो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। मुझे पता है तो जो रेडिएशन में एनर्जी होती है, आपको भी पता है जो रेडिएशन में एनर्जी होती है वो फोटॉन के फॉर्म में होती है, विच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू के, एंड द टोटल एनर्जी फाउंड इनटू द फोटॉन इज एच इंटू न्यू, जहां एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। एच की वैल्यू अगर हम जानेंगे, इनको ही प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू, या इसकी वैल्यू अभी हम फिर बताएंगे। और अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन हम ये जानेंगे कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 रिलेशंस, हम इन्हीं दोनों रिलेशंस के बेस पे अभी आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन बताएंगे। और डी ब्रॉगली इक्वेशन जब आया तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मैटर हैज ड्यूअल नेचर, मतलब मैटर कैन शो द नेचर ऑफ द वेव्स एज वेल एज द मैटर कैन शो द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। लेट अस सी कैसे। इस कंसेप्ट में अभी आपने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स, जैसा भी मैं लिखा था
according to Planck's theory, E is equal to h into nu. Suppose this is equation number 1, where h is equal to Planck's constant, nu is equal to frequency of that particular radiation, and according to Einstein's equation, क्या होता है बेटा? E is equal to mc square. This is equation number 2. P is equal to energy, m is equal to mass, and c is equal to velocity of the light. So from first and second, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, from equation number 1 and equation number 2, तो क्या हो जाएगा बेटा? h nu is equal to mc square. Since हमको पता है, मैं आपको एक दिन बताया था कि the relation between nu and lambda, हमको पता है कि nu is equal to क्या होता है? v is equal to n lambda. एक फार्मूला में आपको बताया था, v is equal to means this is, since v is equal to n lambda और v is equal to n lambda, ये प्रीवियस या क्लास 10th या 9th में इसको हम यूज करते हैं. v is equal to velocity and n is equal to frequency and lambda is equal to wavelength. तो v की जगह हम c लिखेंगे और n की जगह क्या लिखेंगे? nu लिखेंगे. Try to understand. v is equal to means c is equal to nu into lambda. This implies nu is equal to c by lambda. ये ध्यान रखिएगा, एक रिलेशन होता है h nu is equal to mc square आ गया, और since c is equal to nu into lambda, तो nu की जगह हम क्या करेंगे? c by lambda. अब यहां से आके देखेंगे कि this is equal to, therefore h into nu की जगह हमने क्या लिख दिया? c by lambda is equal to mc square. mc square. This c and this c will be cancelled. तो क्या हो जाएगा? This implies h by lambda is equal to mc. या this implies lambda is equal to h upon m into c. एक रिलेशन मिल गया. This lambda is equal to h upon m into c. ध्यान से देखिएगा, this lambda is equal to h upon m into c, h is equal to Planck's constant, lambda is equal to wavelength. अब चूंकि यह वेवलेंथ आया डी ब्रॉगली से, तो therefore this lambda is known as the de Broglie wavelength. और m is equal to mass and c is equal to velocity of the light. ध्यान देंगे कि lambda is equal to h upon mc और इसी को हम लिखेंगे h upon m into v. ये दोनों रिलेशन ध्यान देंगे कि h upon mc is equal to h upon m into v. दो चीजें यहाँ c और v दोनों चीजें ली गई हैं. This c is indicating that velocity of the light. इसका सेंस हो गया कि अगर वो मैटर लाइट है, मैटर लाइट है मतलब अगर वो मैटर लाइट का बिहेवियर शो कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू सी. एंड अगर वो मैटर सब्सटेंस मैटर पार्टिकल है, तो वह एच अपॉन एम इनटू वी. और इस एच अपॉन वी को हम फिर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू वी. मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम. तो इस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू h upon mc is equal to h upon m into v is equal to h upon p. So therefore we can say this relation is indicating about the wave nature, and h upon m into v it is the for particle, matter particle, and h upon p means momentum. तो हमको फिर यहाँ एक रिलेशन मिल गया कि this is equal to we can say lambda. यहाँ से देखिएगा, इसको देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. h इज इक्वल टू लैम्डा वेयर हम लिखेंगे वेयर लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ. हो गया. और therefore this implies हम कह सकते हैं lambda is directly proportional to 1 upon p. ये ध्यान रखिएगा, since p h is equal to constant, so therefore lambda is directly proportional to 1 upon p. तो हम ये कह सकते हैं कि the lambda for any particle, for any matter particle which shows the wave nature as well as the
पार्टिकल नेचर, तो उसके लिए हम लैम्डा की जो वैल्यू होगी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम एंड P इज इक्वल टू, हम फिर से बताएंगे, P इज इक्वल टू होता है m इंटू V। तो इस तरह से हम ये कह सके हैं कि डी ब्रॉगली ने जो अपना कंसेप्ट दिया, जो अपना इक्वेशन दिया, एंड दिस इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। इट इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली ने अपने इक्वेशन के बेस पे यह प्रूव किया कि मैटर है ड्यूअल नेचर, एक तो होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल का नेचर। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वह यह बताता है कि जो एटम है वह दो तरह का नेचर शो करता है, यानी कि जो मैटर है वह दो तरह का नेचर शो करता है, या तो वेव नेचर या तो पार्टिकल नेचर। लेकिन किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में कोई भी मैटर दोनों ही नेचर एक साथ नहीं शो कर सकता, या तो वह वेव का नेचर शो करेगा या तो वह पार्टिकल का नेचर शो करेगा। दोनों नेचर किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में नहीं शो हो सकते हैं। ईदर इट विल शो द वेव नेचर इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और इट विल शो द पार्टिकल नेचर। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन वी कैन से दैट इज द मैटर हैज ड्यूअल नेचर। तो ऑन दिस बेसिस हमने यहाँ तमाम न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस पे तमाम सारे एग्जाम्पल्स, तमाम सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। नंबर सेकंड पॉइंट जो था बेटा वो था हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट अस सी हाइजेंसबर्ग क्या थे। हाइजेंसबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, अपना एक कंसेप्ट दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट। Heisenberg's uncertainty principle. Let me write first. हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्हाटएवर, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम एंड पोजीशन का निर्धारण एग्जैक्टली एक साथ करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर the position as well as the momentum of a moving particle at a particular instant of time is not possible, or we can say that is it is not possible to measure simultaneously the position and the momentum of a moving particle। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, सपोज के लिए ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ध्यान देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इसका मोमेंटम हम दोनों एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं। या तो हम उसका पोजीशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड कर लेंगे, या तो उसका मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। दोनों एक साथ एक ही क्षण हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या कहा इन्होंने कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। तो इसी को हम मैथमेटिकली अगर कहें, मैथमेटिकली it is proved that delta x into delta p is greater or equal to h upon 4 pi। Try to understand uncertainty, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे हमें कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, मतलब यह है डेल्टा एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी इक्वल टू
अनसर्टेनिटी इनटू द मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा या तो h/4 के बराबर होगा या तो h/4 से बड़ा होगा। वेयर वी कैन से डेल्टा x इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा p जो होगा वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो h/4 के बराबर होगा या तो h/4 से बड़ा होगा। h/4 इट इज टोटली कांस्टेंट। तो डेल्टा x और डेल्टा p में दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर दी रहे तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन तो देन वी कैन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। इफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज गिवन तो देन वी कैन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x हमने लिख दिया इंटू डेल्टा p, p इज इक्वल टू मोमेंटम, तो हम इसको लिखेंगे m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 अगर हमने एज्यूम कर लिया इट इज इक्वल टू h/4 तो दिस इंप्लाइज क्या होगा बेटा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 m। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम ये जानते हैं h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट एंड m इज इक्वल टू मास ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा x और डेल्टा v ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, बोथ आर सेम। दिस इज इंडिकेटिंग दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द uncertainty in the position and uncertainty into the momentum is equal to h/4 and here it is indicating that delta x into delta v means uncertainty into the position and uncertainty into the velocity, try to understand, is equal to h/4 m because h की वैल्यू कांस्टेंट 4 और m की वैल्यू हमें पता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, तो देयरफॉर ये दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑन दीज टू पॉइंट्स, ऑन दीज टू प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड द हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाउ द न्यू मॉडर्न, जिसे हम कहेंगे द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम वाज एक्सप्लेन्ड। तो इसी को हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें डी ब्रॉगली और हाइजेंसबर्ग का प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड है। तो आई होप दीज टू टॉपिक वट एवर आई taught today, that is the de Broglie equation and the Heisenberg uncertainty principle, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम इन दोनों से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताएंगे एंड ये न्यूमेरिकल्स अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज 2 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।